अच्छा, कभी सोचा है सोडा की बोतल खोलते ही वो फिज की आवाज क्यों आती है? या हमारे शरीर के अंदर जो अरबों खरबों कोशिकाएं हैं वो अपना काम कैसे करती हैं? सुनने में अलग लगता है ना? पर इन दोनों का जवाब और भी बहुत कुछ एक ही चीज में छिपा है, विलियन। तो चलिए आज इसी दिलचस्प दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। आइए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं किचन से। एक बहुत ही आम सी चीज से जुड़ा एक सवाल है, और हाँ, इसका जवाब इस सफर के आखिर तक जरूर मिल जाएगा। बल्कि इसके साथ साथ विज्ञान का एक बड़ा राज भी खुल जाएगा। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। पहले समझेंगे कि विलियन आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इससे मापते कैसे हैं, इसके बाद बात करेंगे इसके कुछ जरूरी नियमों और खासियतों की, और आखिर में हम देखेंगे कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। सबसे बुनियादी सवाल, आखिर ये विलियन होता क्या है? मतलब कोई चीज विलियन बनती कैसे है, इसमें क्या क्या शामिल होता है? बहुत सिंपल है। सोचिए, एक गिलास पानी लिया और उसमें 1 चम्मच नमक डाला, घोल दिया। अब क्या नमक अलग से दिख रहा है? नहीं, है ना? वो पानी में पूरी तरह मिल गया है। बस इसी एक सार मिश्रण को, इसी होमोजीनियस मिक्सचर को विलयन कहते हैं। यहाँ जो चीज घुल गई यानी नमक, वो है विलेय या सॉल्यूट, और जिसने घोला यानी पानी, वो है विलायक या सॉल्वेंट। और हाँ, एक बात और, विलायक की मात्रा हमेशा ज्यादा होती है। अच्छा, तो अब ये तो समझ आ गया कि विलियन क्या है। पर एक बात बताइए, ज्यादा मीठी चाय और कम मीठी चाय है तो दोनों विलियन है ना? तो फिर हम ये कैसे बताएं कि कौन सी चाय ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या विज्ञान की भाषा में कहें तो ज्यादा सांद्र है? चलिए अब इसे मापने के तरीके समझते हैं। तो देखिए, इसके लिए 2 बड़े पॉपुलर तरीके हैं, मोलरता और मोललता। मोलरता यानी मोलैरिटी विलियन के वॉल्यूम मतलब आयतन पर निर्भर करती है। और हम सब जानते हैं कि तापमान बदलने से चीजें फैलती या सिकुड़ती हैं, मतलब वॉल्यूम बदल जाता है। तो जाहिर है मोलैरिटी भी तापमान के साथ बदल सकती है। दूसरी तरफ है मोललता यानी मोलालिटी, जो विलायक के वजन यानी मास पर आधारित है। और वजन तो तापमान के साथ बदलता नहीं, इसीलिए जब बहुत ही सटीक माप की जरूरत होती है ना, तो साइंटिस्ट्स मोललता का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब हमें विलियन की सांद्रता पता चल गई। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो विलियन आगे कैसा बर्ताव करेगा? जवाब है हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। और इसी के लिए साइंटिस्ट ने कुछ नियम बनाए हैं, जिन्हें हम आदर्श विलियन के नियम या लॉज ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस कहते हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला नियम है हेनरी का नियम, और यही है आपकी सोडा की बोतल का राज। होता क्या है कि बोतल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहुत ज्यादा प्रेशर डालकर पानी में जबरदस्ती घोला जाता है। अब जैसे ही हम ढक्कन खोलते हैं, स्स की आवाज आती है, प्रेशर एकदम से कम हो जाता है और वो गैस बुलबुलों के रूप में बाहर भागने लगती है। तो सीधा सा हिसाब है, जितना ज्यादा दबाव उतनी ज्यादा गैस घुलेगी। और ये नियम सिर्फ सोडा तक ही नहीं है, बल्कि ये गोताखोरों के लिए तो जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। देखिए, जब वो समंदर में बहुत गहराई में जाते हैं तो पानी का दबाव बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए दबाव की वजह से उनके खून में नाइट्रोजन गैस घुलने लगती है। अब अगर वो बहुत तेजी से ऊपर आ गए तो प्रेशर कम होते ही ये गैस खून में बुलबुले बनाने लगती है, जो जानलेवा साबित हो सकता है। अब बात करते हैं राउल के नियम की। ये थोड़ा अलग है। ये नियम ये कहता है कि जब हम पानी जैसी किसी चीज में कुछ घोलते हैं, मान लीजिए नमक या चीनी, तो पानी के अणुओं के लिए भाप बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसे कहते हैं वाष्प दाब में कमी। और अगर भाप बनना मुश्किल हो गया तो जाहिर सी बात है, उसे उबालने के लिए ज्यादा गर्मी देनी पड़ेगी और जमाने के लिए ज्यादा ठंडक। बस ये बात याद रखिएगा, ये आगे बहुत काम आने वाली है। हाँ, एक जरूरी बात, ये सारे नियम आदर्श विलियन मतलब आइडियल सॉल्यूशंस के लिए हैं, लेकिन असल दुनिया में ज्यादातर विलियन आदर्श नहीं होते। जैसे कभी पानी में डिटर्जेंट घोला है, ध्यान दिया है कि बर्तन थोड़ा गर्म हो जाता है? ये एक अनादर्श विलियन का उदाहरण है। यहाँ होता ये है कि पानी और डिटर्जेंट के कण आपस में कुछ इस तरह से मिलते हैं कि ऊर्जा मतलब गर्मी पैदा होती है। चलिए, अब आते हैं एक बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट पर। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो बड़े अजीब हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पानी में क्या घोला गया है, नमक, चीनी या कुछ और। नहीं, उन्हें सिर्फ एक बात से मतलब है कि कितना घोला गया है, मतलब कणों की संख्या कितनी है। इन्हीं गुणों को हम
अणुसंख्यक गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, और ये 4 हैं: वाष्प दाब का कम होना, क्वथनांक का बढ़ना, हिमांक का घटना और परासरण दाब। सुनने में शायद थोड़े टेक्निकल लगे, पर असल में यही वो गुण हैं जो सर्दियों में सड़कों पर बर्फ जमने से रोकते हैं और हमारे शरीर के अंदर हर पल काम करते रहते हैं। अच्छा, परासरण और विसरण, इन 2 शब्दों में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, विसरण यानी डिफ्यूजन का मतलब है किसी भी कण का ज्यादा भीड़ वाली जगह से कम भीड़ वाली जगह की तरफ जाना। जैसे कमरे में अगर बत्ती जलाना, उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। लेकिन परासरण यानी ऑस्मोसिस थोड़ा खास है। इसमें एक गेट कीपर होता है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली, जो सिर्फ विलायक के अणुओं को, जैसे पानी को, ही आर पार जाने देता है, ताकि दोनों तरफ एक बैलेंस बन सके। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारी रोज की जिंदगी की पहेलियां कैसे सुलझाते हैं। हाँ, वो किशमिश वाली पहेली भी। ये सवाल देखिए, सर्दियों में बर्फीली सड़कों पर नमक क्यों छिड़कते हैं? या फिर समंदर का पानी ताज़े पानी की झील के मुकाबले इतनी आसानी से क्यों नहीं जमता? क्या कभी सोचा है? इसका जवाब है अणुसंख्यक गुणधर्म। होता ये है कि नमक के कण पानी के अणुओं के बीच में आ जाते हैं। अब पानी के अणु जो एक साथ मिलकर बर्फ का क्रिस्टल बनाना चाह रहे थे, वो ऐसा कर नहीं पाते। नमक के कण उनकी दोस्ती में रुकावट डाल देते हैं। इस रुकावट की वजह से पानी को जमने के लिए और भी ज्यादा ठंडा होना पड़ता है। मतलब उसका हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे गिर जाता है। और अब वापस आते हैं अपनी पहली पहेली पर, किशमिश। अब तक हमने जो भी बातें की हैं, उसके बाद इस पहेली को सुलझाने के लिए सारे सुराग हमारे पास हैं। और जवाब है परासरण यानी ऑस्मोसिस। देखिए, किशमिश के अंदर क्या है? बहुत सारी चीनी, मतलब सांद्रता बहुत ज्यादा है, और बाहर जो पानी है उसकी सांद्रता कम है। अब किशमिश की जो पतली सी स्किन है ना, वो एक गेट कीपर, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। वो सिर्फ पानी के अणुओं को अंदर आने देती है। तो पानी बाहर की कम सांद्रता वाली जगह से अंदर की ज्यादा सांद्रता वाली जगह की तरफ भागता है, ताकि अंदर के गाढ़ेपन को कम कर सके। और नतीजा, किशमिश पानी पी पी कर फूल जाती है। और मजे की बात यह है कि हम इस पूरी प्रक्रिया को उल्टा भी कर सकते हैं। अगर हम खारे पानी वाली तरफ जोर से दबाव डालें, तो हम पानी के अणुओं को उस मेम्ब्रेन से जबरदस्ती दूसरी तरफ धकेल सकते हैं और नमक पीछे रह जाएगा। बस इसी कमाल के सिद्धांत पर हमारे घरों के ज्यादातर वाटर प्योरीफायर काम करते हैं। इसी को तो कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अब हमारे शरीर की हर एक कोशिका भी तो एक विलयन ही है, और वो भी लगातार बदलती सांद्रता की दुनिया में संतुलन कैसे बनाए रखती हैं। अगली बार जब सोडा की बोतल खोले या पानी में किशमिश फूलती दिखे, तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ किचन में होने वाली घटनाएं नहीं हैं। ये रसायन विज्ञान के वही बुनियादी नियम हैं जो हमारे शरीर की हर कोशिका को जिंदा रखे हुए हैं। हमारी कोशिकाएं भी सांद्रता के इस खेल में माहिर खिलाड़ी हैं, जो हर पल संतुलन साधती रहती हैं। और शायद यही हमें सोचने पर मजबूर करता है